हम एक छोटे से गांव में रहते थे। हमारे परिवार में 5 लोग थे, मैं, मेरी माँ, पापा और मेरी 2 छोटी बहनें। मेरा नाम महिमा है और मैं सबसे बड़ी थी। मैं 15 साल की थी। मेरी छोटी बहनें 11 और 9 साल की थीं। हम तीनों अपनी माँ पर गए थे। भोली सी सूरत, बड़ी बड़ी आंखें और मासूम सी मुस्कान। माँ तो जैसे सादगी में भी खूबसूरती की मिसाल थी। लोग कहते थे अगर माँ शहर में होती तो कोई उन्हें फिल्मों में ले जाता, लेकिन माँ को अपने रूप की फुर्सत कहाँ थी। सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत, घर के झमेले, खाना पानी सफाई सब कुछ उन्हीं पर था। कभी कभी मैं उनसे कहती, माँ जरा खुद को वक्त दो, आप सचमुच हीरोइन जैसी लगोगी। माँ हंस देती। उस पल वो हमारी माँ नहीं, हमारी दोस्त लगती थी। हमारे पापा कुछ खास नहीं करते थे। उनका स्वभाव शांत था, लेकिन जीवन की जिम्मेदारियां शायद उन्हें तोड़ चुकी थी। हमारे पास अपनी जमीन नहीं थी। गांव के सरपंच ने हमें थोड़ी सी जमीन दी थी जिस पर हम खेती करते थे, लेकिन फसल का बड़ा हिस्सा वो अपने पास रख लेता। हर बार धोखा देता, झूठे वादे करता। माँ कहती, जो मिल रहा है वो भी गनीमत है बेटा, चुप रहो वरना ये भी छीन जाएगा। मैं गुस्से में कहती, माँ मेहनत तो हमारी है, फिर भी हमें ही कम क्यों मिलता है। लेकिन माँ और पापा दोनों डरते थे। सरपंच का डर जैसे पूरे गांव पर छाया हुआ था। वो लालची था, चालाक था और ताकतवर भी था। सब जानते थे कि वो गरीबों का शोषण करता है, लेकिन कोई उसके खिलाफ बोल नहीं सकता था। गांव में अगर किसी के पास सब कुछ था तो वो सिर्फ सरपंच था। खेत, घर, जानवर, इज्जत सब कुछ उसी के पास था। गांव के ज्यादातर लोग उसके दरवाजे पर हाजिरी लगाते थे, उसके खेतों में काम करते थे, उसके घर के झाड़ू पोंछे तक में लगे रहते थे। यूं कहिए कि पूरे गांव को उसने अपनी जागीर समझ लिया था। सब उसकी मर्जी से जीते थे। लेकिन मैं कभी नहीं झुकी। मैंने माँ से साफ कह दिया था, चाहे भूखे पेट सो जाऊं, लेकिन किसी की दासी नहीं बनूंगी। माँ ने मेरी आंखों की जिद को समझा और कहा, ठीक है बेटी, जैसा तुझे ठीक लगे, तुझे रोकेगा कोई नहीं। लेकिन इस जिद्दी हिम्मत के बीच एक और सच्चाई थी, पापा की लत। धीरे धीरे वो नशे में डूबते चले गए। घर में जो भी थोड़ा बहुत होता वो ले जाते और अपना नशा पूरा करते। माँ ने एक दिन सख्ती से कह दिया, अब और नहीं, मेरी बेटियों के हिस्से का निवाला मैं तेरे नशे पर कुर्बान नहीं करूंगी। जो करना है बाहर जाकर कर, लेकिन इस घर से एक पैसा नहीं मिलेगा। उस दिन के बाद घर में अक्सर लड़ाइयां होने लगीं। दरवाजे के भीतर तू मैं। लेकिन जैसे ही हम बहनें सामने होती, पापा जैसे कुछ और ही इंसान बन जाते। शायद यही वजह थी कि हम उन्हें अच्छा पिता मानते थे, लेकिन एक अच्छा पति नहीं, और एक अच्छा इंसान शायद वो भी नहीं। पापा के पास सब कुछ था, एक सुंदर पत्नी, प्यारी बेटियां, एक सम्मानजनक जीवन। पूरा गांव जलता था माँ की खूबसूरती से। लोग कहते, जयराम तो बड़ा भाग्यशाली है, ऐसी औरत किसी किसी को ही मिलती है। पर किस्मत की बात यह थी कि जिसे सब रश्क की नजरों से देखते थे वही अपनी कदर से अनजान था। शायद पापा को इस बात की चुभन थी कि माँ बेटा नहीं दे पाई। गांव में तो यही माना जाता है कि बेटा या बेटी औरत की मर्जी से आता है। यही सोच उन्हें अंदर ही अंदर खा रही थी। हम तीनों बहनों की मौजूदगी उनके लिए बोझ सी लगती थी, और माँ का सुंदरता भी उन्हें ताना सा लगता होगा। सच तो यह है कि बाहर से जो दिखता है वही सच्चाई नहीं होता। लोग तो बस चकमक देखकर मोहित हो जाते हैं, लेकिन हर मुस्कुराती औरत खुश नहीं होती। हम तीनों बहनें ही थीं। पापा ने कभी हमारे सामने यह नहीं कहा कि उन्हें बेटा चाहिए था। वे कभी कोई ताना नहीं मारते थे, नहीं हमारे प्यार में कोई कमी थी। लेकिन माँ से उनके झगड़े में शायद यही छुपी टीस रहती थी, जो वो हमसे छुपा लेते थे। माँ से उनकी लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही थीं। उसी मोहल्ले में एक औरत रहती थी, सबकी बातों में टांग अड़ाने वाली। एक दिन उसने माँ से कहा, इतनी जुबान मत चलाया करो मर्द के सामने। माँ ने सीधी नजर में उसे जवाब दिया, पहले उसके कर्मों को देखो, फिर मुझसे ऐसी बातें कहना। घर में अनाज नहीं है और वो शराब के लिए पैसे मांगता है, क्या चुप रहूं। उस दिन पापा ज्यादा ही गुस्से में थे। लड़ते झगड़ते घर से निकल गए। हम सब सहम गए थे, लेकिन आदत सी हो गई थी। सोचा थोड़ी देर में लौट आएंगे। अगली सुबह गांव में खबर फैली, पास की झाड़ियों में एक लाश मिली थी। वो हमारे पापा थे। किसी ने नहीं देखा कब गए, कैसे गए। शायद नशे की हद पार कर दी थी उन्होंने, और वही उनकी आखिरी सांस बन गई। जब माँ को ये खबर मिली तो वो जमीन पर गिर पड़ी। हमारा घर रोने की आवाजों से भर गया। हम सब टूट गए थे। चाहे जैसे भी थे, हमारे पिता तो थे ना। उनकी डांट, उनकी झुंझलाहट, उनका साया।
माँ का चेहरा एकदम सूना हो गया था और हमारी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जैसे किसी ने हमारी छोटी सी दुनिया का छत ही छीन लिया हो। पापा चले गए थे और उनके साथ बहुत कुछ ले गए थे। एक दिन जब धूप सर पर चढ़ आई थी और हम जैसे तैसे घर के कामों में लगे थे, अचानक गांव का सरपंच हमारे आंगन में आ धमका। आज उसकी आंखों में कुछ और ही था। तुम्हारे बाप ने मुझसे पैसे लिए थे, नशे के लिए, वो बोला। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मेरा कर्ज तो बाकी है और मैं खाली हाथ लौटने नहीं आया। हम सब सन्न रह गए, जैसे किसी ने एक और पहाड़ हमारे सिर पर लाकर रख दिया हो। माँ ने भरे गले से पूछा, कितना कर्ज? सरपंच ने जो रकम बताए, वो सुनकर जैसे हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो कोई मामूली पैसा नहीं था, एक गरीब परिवार के लिए जीवन भर की कमाई जितना। माँ की आंखें भर आईं। हमें नहीं पता था, उन्होंने धीरे से कहा, थोड़ा वक्त दे दो। लेकिन सरपंच की आंखों में कोई नरमी नहीं थी। मैंने बहुत वक्त दे दिया, अब मेरा सब्र जवाब दे रहा है। वो मरने से ठीक पहले भी मुझसे ही पैसे ले गया था। अब तुम लोग बताओ, कैसे लौटाओगे मेरा पैसा? गांव में सब जानते थे कि सरपंच से उधार लेना मतलब अपने गले में फंदा डालना। वो न केवल मोटा ब्याज वसूलता था, बल्कि जब तक उसकी पूरी रकम वापस न मिले, चैन से किसी को जीने नहीं देता था। लोग तो उसके दरवाजे से भी दूर रहते थे। और अब हमें पता चला कि हमारे पापा उसी फंदे में फंसे थे और जाते जाते हमें भी उसमें उलझा गए थे। माँ की आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। सरपंच वही खड़ा रहा, जैसे अपना हक लेने आया कोई दरोगा हो। उसके कदम तब तक नहीं हिले जब तक माँ ने वादा नहीं किया कि कुछ ना कुछ इंतजाम करेगी। हम सब चुप थे। पापा तो चले गए थे, लेकिन उनके पीछे जो तूफान छोड़ा गया था, वो अब हमें निगलने आया था। उस दिन जैसे माँ के भीतर कुछ टूट गया था। हमें कहने लगी, तुम सब कमरे से बाहर जाओ। हम चुपचाप बाहर आ गए, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। न जाने माँ और सरपंच के बीच क्या बात हुई। कुछ ही देर में सरपंच मुस्कुराता हुआ बाहर निकला। रात को माँ ने मुझे पास बुलाया, बोली, अब तू इस घर की बड़ी है महिमा, मेरे बाद तुझे ही सब संभालना है। मैंने उनसे पूछा, आपने सरपंच से क्या कहा माँ? माँ ने धीमे धीमे जवाब देना शुरू किया। मैंने उसे कहा कि जिस खेत पर तुम्हारे पापा काम करते थे, उसी पर अब मैं काम करूंगी, लेकिन आधा आधा नहीं, जितना गुजारे के लिए चाहिए बस वही अपने पास रखूंगी। बाकी सब कुछ अनाज पैसा सब उसे मिलेगा। जब तक कर्ज पूरा नहीं उतर जाता तब तक यही चलेगा। मैं सन्न रह गई। माँ, ये कैसे होगा? हम खुद भी तो जी रहे हैं, अगर पूरा खेत उसे दे देंगे तो हम क्या बचाएंगे? माँ ने मेरी आंखों में झांका और हल्के से मुस्कुराई, बोली, रोटी चाहिए ना? कभी सादी खा लेंगे, कभी अचार से, कभी दूध मिल गया तो त्योहार समझ लेना, लेकिन छत सलामत रहे, चूल्हा जलता रहे, यही बहुत है। कुछ दिनों की तंगी है, फिर सब ठीक हो जाएगा। माँ बैठी थी चौखट पर, थकी हुई लेकिन नजरों में अधिक हौसला था। उन्होंने मुझे देखा और कहा, तुम्हारा बाप तो चला गया महिमा, अब जो कुछ करना है हमें ही करना होगा। मुझे गुस्सा भी आया और दर्द भी। मैंने कहा, माँ, सरपंच कितना जालिम है। जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके साथ उसके उधार भी तो दफन हो जाने चाहिए, लेकिन वो तो अब भी हिसाब मांग रहा है। माँ ने लंबी सांस ली। हाँ बेटा, उन्होंने कहा, वो इंसान ऐसा ही है, सारे गांव को पता है। पर एक बात है, कम से कम ब्याज नहीं जोड़ा उसने। जितना तुम्हारे बाप ने लिया था बस उतना ही मांगा है, वरना वो किसी को सांस लेने की मोहलत भी नहीं देता। मैं चुप रही। मन ही मन डर भी लग रहा था और माँ के लिए फिक्र भी। तभी माँ ने अगला झटका दिया, अब मुझे दिन रात काम करना पड़ेगा। कुछ काम ऐसे होंगे जो रात में ही होंगे और उन वक्तों में मुझे तुम्हारा साथ नहीं मिलेगा। तुम घर संभालना, अपनी बहनों का ख्याल रखना। मैंने तुरंत कहा, माँ, मैं भी चलूंगी आपके साथ। 2 लोग होंगे तो काम जल्दी होगा, आप पर बोझ भी कम पड़ेगा। माँ ने मेरी तरफ देखा, शायद उन्हें मेरी चिंता थी। उनका आवाज सख्त हुआ, मैंने तुझे बड़ा किया है, लेकिन इतना नहीं कि तू मुझसे सवाल करे। बस वही कर जो मैं कह रही हूँ। तुम्हारे बाप का जो अधूरा कर्ज रह गया है वो मैं पूरा करूंगी। अकेले। माँ का चेहरा उदास हो गया और वो चुप हो गईं। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, महिमा, अब तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ, तब तो हमारे सिर पर इतनी बड़ी मुसीबत भी नहीं थी, अब तो सब बदल गया है। माँ ने मुझसे टोकते हुए कहा, अगर हम दोनों एक साथ काम पर चले गए तो घर को कौन संभालेगा? तुम्हारी छोटी बहनों का कौन ख्याल रखेगा? मैं कुछ नहीं कह सकी। उनकी बात सही थी। मैंने अपने दिल में ठाना,
एक दिन तुम चली जाओगी और उस दिन मैं भी चल दूंगी। लेकिन माँ ने जैसे अपनी जिद पकड़ ली हो, बोली, ये काम मैं ही करूंगी और खत्म भी मैं ही करूंगी। अगले ही दिन माँ सरपंच की हवेली पहुंच गई। उन्होंने कहा था कि रात को काम करेंगे और दिन में थोड़ा बहुत ही काम होगा। माँ रात को उस जगह जाती, लेकिन जब लौटती तो सीधे बाथरूम चली जाती। थोड़ी देर बाद वहां से उनकी रोने की आवाज आती। हमारी छोटी बहन उनकी आवाज सुनकर रोने लगी। माँ की नाजुक आवाज बहन के रोने से टूटी। वो बाहर आई और आते ही मुझसे कड़क आवाज में कहने लगी, तुमने इसे क्यों रुलाया? क्या तुमने इसे खाना नहीं खिलाया? मैंने धीरे से कहा, माँ, मैंने तो बहन को खाना खिला दिया था। मैं आपकी फिक्र कर रही थी, शायद इसलिए वो पीछे से जाग गई और रोने लगी। माँ ने सख्ती से कहा, तुम्हें बस उसका ध्यान रखना है, मेरी फिक्र करना छोड़ दो। अगर तुम मेरी बातों में दखल दोगी या मेरी फिक्र पर सवाल उठाओगी तो समझ लो कि मुझसे बुरा कोई तुम्हारे लिए नहीं होगा। मैं हैरान रह गई। मैंने तो बस सच बताया था कि बहन क्यों रो रही है, लेकिन माँ के लहजे में ऐसा गुस्सा था जैसे मैंने उन पर कोई बड़ा इल्जाम लगा दिया हो। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। माँ ने फिर कहा, चाहे मैं देर से आऊं या जल्दी जाऊं, चाहे जो भी करूं, तुम कोई सवाल नहीं करोगी। उनकी बातों में वह गुस्सा साफ दिख रहा था, जो शायद किसी और वजह से था, लेकिन मुझ पर उतर रहा था। इतनी छोटी सी बात पर मुझे ऐसा डांटा गया जैसे मेरी वजह से बहन को कोई बड़ी चोट लगी हो। पर कुछ देर बाद माँ ने डांटते डांटते खुद ही रोना शुरू कर दिया। फिर वो मुझे गले लगा कर बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। मैंने पूछा, माँ, आपको गुस्सा किस बात का था? माँ ने मुझसे कहा, कोई बात नहीं बेटा, यही तो है इस दुनिया की सच्चाई। लेकिन तुम मेरी बहादुर बेटी हो, इसलिए हमेशा अच्छी बेटी बनना और कभी किसी की बातों में मत आना। माँ की बातें सुनकर मैं थोड़ा असमंजस में थी, समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझसे क्या कहना चाहती हैं। फिर थोड़ी देर बाद वह सो गईं। मैं पूरे दिन अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखती रही, क्योंकि अगली रात फिर माँ को काम पर जाना था। मैं जानती थी कि माँ पर बोझ बहुत बढ़ गया है। जो काम पहले पिता करते थे, अब वही सारी जिम्मेदारी माँ ने उठा ली थी। और मर्दों की ताकत के मुकाबले औरत के लिए ये काम करना कितना मुश्किल होता है, मैं इसे महसूस कर सकती थी। इसलिए मैंने मन ही मन ठाना कि अब मैं माँ के किसी भी काम में सवाल नहीं उठाऊंगी। अगर वह कुछ कहेंगी तो मैं चुप रहूंगी। माँ ने कहा था कि मैं खेत में काम करूंगी और जो गेहूं भी मिलेगी उसे सरपंच को दे दूंगी, क्योंकि सरपंच हमें पैसे नहीं देगा, बल्कि हमारे कर्ज के बदले गेहूं लेता रहेगा और इसी तरह हमारा कर्ज धीरे धीरे खत्म होगा। यह कोई ऐसी नौकरी नहीं थी जिससे माँ को पैसे मिलते, बल्कि माँ को खुद सरपंच को पैसे चुकाने थे। लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे देख मैं हैरान रह गई। एक दिन सरपंच का एक नौकर हमारे घर बहुत सारे फल, सब्जियां और अनाज लेकर आया। वह मेरी छोटी बहनों के लिए नए कपड़े भी लेकर आया था। मैं हैरान होकर उससे पूछने लगी, ये सब किसने भेजा है? उसने कहा, सरपंच ने भेजा है। मैं अंदर तक चौंक गई। माँ ने ये सब देखा और उस आदमी को चाय के लिए बुलाया, लेकिन वह जल्दी से चला गया। मैं मन ही मन सोचने लगी, माँ कहती थी कि हमें पैसे देना होगा, फिर वह लालची सरपंच हमारे लिए ये सब क्यों भेज रहा है? कहीं ये सब दिखावा तो नहीं, या फिर इन सब चीजों के भी पैसे अपने खाते में जोड़ लेगा? मैंने कहा, हमें ये सब वापस कर देना चाहिए। इतने महंगे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं, और इतने तरह तरह के खाने बनाने की भी। हमारे पेट में बस गेहूं चले जाए, पेट भर जाए, बस इतना ही काफी है। माँ ने मुझे शांत करते हुए कहा, फिक्र मत करो, वह इन चीजों को अपने खाते में नहीं डालेगा। मैंने उसे अपनी हालत बताई थी, शायद दया करके वही ये सब भेज रहा है। मैं मन ही मन सोचने लगी, अगर सरपंच को हम पर सच में दया होती तो फिर माँ का कर्ज क्यों माफ नहीं करता? लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही थी, माँ की आंखों में छुपा दर्द साफ दिखता था। उन्होंने अपनी छोटी बहनों को नए कपड़े पहना दिए थे, घर में अब अच्छे खासे खाने भी बनने लगे थे। माँ अब रोज सरपंच के घर जाने लगी थी। शुरू में वह रोती हुई जाती थी, पर धीरे धीरे मुस्कुराते हुए जाने लगी। लेकिन जब वह वापस आती तो मैं एक अजीब सी बात महसूस करती, माँ के शरीर पर कुछ ऐसे निशान होते जो चोट लगने का इशारा करते थे। मैं छोटी थी, इसलिए उनका मतलब समझ नहीं पाती थी, लेकिन दिल को एक अजीब सा डर लगता था कि कहीं कुछ ठीक नहीं है। एक दिन मैंने मन से पूछा, ये निशान क्या हैं? माँ ने तुरंत मुझे डांटते हुए कहा, ऐसी फालतू बातें मत पूछो, इसमें क्या खास बात है? पर मेरे लिए तो यह कोई फालतू बात नहीं थी। अगर किसी को चोट लगती है तो वह छोटी या बड़ी बात नहीं होती। मैं नहीं समझ पा रही थी कि माँ इन दिनों क्या सोच रही है, क्या कर रही है।
घर के हालात तो बाहर से अच्छे हो गए थे। सब कुछ आने लगा था, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। गांव वाले भी कहने लगे थे कि चौधरी ने इस परिवार पर बहुत मेहरबानी कर दी है। लेकिन मेरे मन में एक गहरी बेचैनी थी जो मैं छुपा नहीं पा रही थी। एक दिन मेरी एक दोस्त ने मुझसे कहा, लगता है चौधरी तुम्हारे पापा बनने वाला है। मैं हैरानी से बोली, शर्म करो, सरपंच ऐसा क्यों करेगा? उसने तो मेरी माँ को काम दिया है और माँ उसी के लिए मेहनत करती है। मेरी दोस्त ने गंभीर होकर कहा, मैंने अपने माँ बाप को सुना है कि सरपंच तुम्हारी माँ पर दिल हार बैठा है। मैंने पूछा, दिल हारना मतलब क्या होता है? उसने कहा, मतलब वह तुम्हारी माँ को पसंद करता है। मैंने सख्ती से कहा, अगर सच में वो माँ को पसंद करता तो उसे इतना कठोर काम करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। माँ रोज इतना मेहनत करती है, तभी तो उसके शरीर पर चोट के निशान दिखते हैं। मेरी दोस्त ने कहा, हो सकता है कि ऐसी कोई बात न हो, शायद ये तो सिर्फ गांव वालों की अफवाहें हों। लोगों को तो बस बातें करने का बहाना चाहिए। मैंने कहा, तुम अपनी माँ से ये बातें दूर रखो और उन्हें समझाओ कि इन अफवाहों पर ध्यान न दें। मेरी माँ मेरे पापा से बहुत प्यार करती थी और अगर पापा आज जिंदा होते तो कभी भी माँ को इतनी मेहनत नहीं करने देते। फिर भी जो कुछ हमारे घर में हो रहा था वह सचमुच अजीब और परेशान करने वाला था। जैसा कि माँ ने बताया था, सच में सरपंच हम पर काफी मेहरबान हो गया था। लेकिन गांव वाले तो बस बातें ही करते रहते थे, शायद उन्हें किसी बात पर गपशप करनी ही होती है। मैंने अपनी दोस्त से कहा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो हिचकिचाई, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी, पता नहीं तुम मुझसे क्या करना चाहते हो। मैंने समझाया, तुम्हें कुछ भी करना नहीं है, बस रात को मैं अपनी छोटी बहनों को तुम्हारे घर छोड़ जाऊंगी। तुम उन्हें अपने कमरे में सुला देना और ध्यान रखना। उसने पूछा, और तुम कहाँ जाओगी? मैंने कहा, मैं सच पता करने जाऊंगी, क्योंकि उसी दिन मैंने माँ के शरीर पर कुछ गहरे और बुरे निशान देखे थे। या तो सरपंच उन्हें बहुत कठोर मेहनत करवा रहा था या कुछ और गलत हो रहा था। चाहे जो भी हो, मुझे अपनी माँ की मदद करनी थी। मैंने ठाना था कि सरपंच से साफ कह दूंगी, हम तुम्हारा कोई भी काम नहीं करेंगे। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो हम हर साल किस्तों में चुकाएंगे, पर अब हमारी मेहनत से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। फिर मैंने माँ से सोचा कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे और किसी भी तरह से कर्ज चुकाने की कोशिश करेंगे। इससे माँ को रात में सरपंच की हवेली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और गांव वालों को भी बातें करने का मौका नहीं मिलेगा। मैं हर बात सोच समझकर तैयार थी। मैंने अपनी छोटी बहनों को अपनी दोस्त के घर भेज दिया। वे सब सो चुकी थीं। जब मैं वहां से चलने लगी तो मेरी दोस्त ने मुझे एक डंडा थमाया और बोली, इसे अपने साथ रखो। मैंने हंसकर कहा, मैं जंग पर नहीं जा रही हूँ। लेकिन वह बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मेरा दिल बहुत घबराया हुआ है। इसे साथ रखो। मैंने उसका कहा माना और चुपचाप डंडा अपने हाथ में पकड़ लिया। रास्ता बहुत सुनसान था। मैं सोच रही थी कि माँ रात में इतनी दूर कैसे जाती और वापस आती है। मुझे गांव के लोगों से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं उन्हें जानती थी, लेकिन कहीं कोई जानवर पीछे न पड़ जाए, इसका डर था। जब मैं सरपंच की हवेली पहुंची तो वहां सब कुछ सुनसान था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी, जिसे देखकर मेरा दिल डर से धड़क उठा। वहां एक चौकीदार खड़ा था। उसने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, मैं उसी औरत की बेटी हूँ जो यहाँ काम करती है। मेरी माँ देर हो गई है, इसलिए उसे लेने आई हूँ। उसने पूछा, तुम्हारी माँ कौन है? मैंने कहा, वो वही प्यारी लंबी सी औरत है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम भी उसकी तरह प्यारी लगती हो। मैंने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया और कहा, कृपया मुझे मेरी माँ का कमरा बताए, मैं उन्हें लेने आई हूँ। वह मुझे लेकर हवेली से थोड़ी दूर एक कमरे की तरफ गया। वहां की लाइट जल रही थी, शायद वह मेहमानों का कमरा था। माँ हमेशा कहती थी कि वह खेतों में काम करती है, लेकिन ये कमरा तो हवेली के अंदर था। खेत तो यहाँ से काफी दूर थे और उस वक्त तो पूरा अंधेरा था, फिर माँ वहाँ कैसे काम कर सकती थी? मैं उस कमरे की ओर बढ़ने लगी। मेरे मन में सवालों का समंदर था। थोड़ा घबराहट भी थी, पर मैं सच जानने के लिए तैयार थी। धीरे धीरे मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की ताकि कोई आवाज न हो, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मन में डर के साथ बुरे ख्याल आने लगे। माँ उस कमरे में क्या कर रही थी? मैं समझ नहीं पा रही थी कि दरवाजा नहीं खुल रहा था, इसलिए मैं खिड़की की तरफ बढ़ी। खिड़की खुली हुई थी, लेकिन उसे खोलना मेरे लिए बहुत हिम्मत का काम था। मेरी उम्र भी तो कम थी। मैंने हिम्मत जुटाई और खिड़की खोल दी। सामने जो नजारा था
उसे देखकर मैं बिल्कुल दंग रह गई। सरपंच और मेरी माँ साथ बैठे थे। मेरे मन में एक ही सोच आई कि अब मैं इस सरपंच की जान लेकर ही रहूंगी। अगर मेरे पापा जिंदा होते तो ये सब कभी होने नहीं देते। मैंने अपने हाथ में डंडा कस लिया और खिड़की से अंदर कूद गई। मेरी नजरें सरपंच और माँ पर टिक गईं। दोनों अचानक मुझे देखकर हैरान रह गए। मैं गुस्से में बोली, तुम बेशर्म इंसान, तुम्हें क्या लगता है अपनी कर्ज वसूलने के लिए मेरी माँ को इस तरह इस्तेमाल कर रहे हो? इसी वजह से हमारे घर को तुम खाना पानी भेजते हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर पापा होते तो तुम्हें कभी माफ नहीं करते। अब मैं उनके लिए बदला लूंगी। जैसे ही मैं उसके करीब बढ़ी, मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। माँ ने धीरे से कहा, तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने पूछा, माँ आप कहती थी कि आप खेतों में काम करती हो, तो फिर आप इस बंद कमरे में रात के इस वक्त किसके साथ हो? क्या ये आदमी तुम्हें अच्छी बातें बता रहा है या देश विदेश की हालात पर चर्चा कर रहा है? साफ है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, मैंने कहा। माँ ने मुझे एक थप्पड़ मारा और बोली, ठीक है, इस आदमी के बारे में गांव में सब जानते हैं, कोई भी इसे अच्छा नहीं समझता। जो तुम सोच रही हो वही सच है, लेकिन मैं भी तेरी माँ हूँ, मुझे अपनी माँ पर भरोसा होना चाहिए था। मैंने पूछा, माँ आप तो पहले दिन ही बहुत रो रही थी। माँ ने दर्द भरे स्वर में कहा, हाँ मैं रो रही थी क्योंकि उसी दिन मैंने सरपंच से शादी कर ली थी और तेरे पिता की यादों को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। तेरे पिता ने जिंदगी भर मुझे क्या दिया? वो मुझ पर हाथ उठाता था, मेरी खूबसूरती की कद्र कभी नहीं की। मुझे मजदूरी करानी पड़ती थी, बेटियों के खर्च के लिए पैसे नहीं देता था। तो तुम्हें उसकी याद क्यों रखना, क्यों उसकी विधवा बनकर रहना? माँ ने गंभीर होकर आगे बताया, ये जो अब मेरा पति है, उसकी पहले से एक पत्नी है और एक बेटा भी जो तेरी उम्र का है। ये बात हम गांव वालों को नहीं बता सकते, इसलिए हम चुप चुप मिलते थे। अगर यह वही सरपंच होता जिसे सिर्फ कर्ज वसूलना था, तो क्या हमारे घर में इतने अच्छे सामान आते? तुझे भी अपनी औलाद समझना होगा और मुझे अपनी पत्नी। हमारी शादी हो चुकी है, शायद कानून के हिसाब से नहीं, लेकिन रीति रिवाज के अनुसार हो गई है। उसने मुझे मंगलसूत्र पहनाया और अग्नि के सामने तेरे लिए वचन दिए। और वैसे भी कौन जाएगा कोर्ट में जाकर शादी रजिस्टर करवाने? हम तो पहले से ही शादीशुदा हैं। अब बस यही सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है, इस गांव से कैसे निकलना है। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। सरपंच ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, चाहे मैं जैसा भी हूँ, तेरे लिए अच्छा इंसान हूँ। तेरी माँ के साथ मैंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि शादी करके उसे अपनाया और सारी जिम्मेदारियां भी खुद संभाल रहा हूँ। और तुझमें इतनी हिम्मत है कि रात के इस वक्त मेरे पीछे जाकर मेरे घर तक आ गई। उसके बाद मेरी माँ ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन सरपंच ने उसे रोक दिया और कहा, ऐसा मत करो। जब तक तुम सब कुछ नहीं बताओगी, वह यही समझती रहेगी। अब तेरी बेटी बड़ी हो चुकी है, उसे सच बताना चाहिए था। मेरी माँ ने कहा कि आजकल लोग किसी की मदद नहीं करते, लेकिन यह आदमी जो हमारे सामने बैठा है, हमारे लिए मसीहा की तरह आया। वरना तो हमें अपने ही लोग छोड़ देते और हम भूखे मर जाते। इस घर में बैठकर कोई हमारा हाल जानने नहीं आता था। मैंने सरपंच से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दीजिए। उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी उम्र में मैं भी ऐसा ही करता। सरपंच चाहे दुनिया वालों के लिए जैसा भी हो, हमारे लिए वह एक अच्छा इंसान था। इसके बाद उसने हमें गांव छोड़कर शहर में एक घर दिलवाया, जहां हम सब रहने लगे। वह हमसे मिलने आता रहता था। छोटे बहनों को स्कूल में दाखिला दिलवाया गया। मेरी माँ मुझसे कहती थी कि अपनी पढ़ाई पूरी कर, क्योंकि अब पैसों की कमी नहीं होगी। सरपंच ने अपनी पत्नी से सारे झगड़े सुलझा लिए और हमेशा के लिए हमारे पास आ गया। हमारे हालात धीरे धीरे बेहतर होने लगे और हम सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। कहते हैं कि चाहे कोई डाकू ही क्यों न हो, वह अपने परिवार के लिए हमेशा अच्छा होता है। दुनिया वालों के लिए वह जैसे भी था, लेकिन हमारे लिए तो वह हमेशा एक नेकदिल इंसान साबित हुआ। हमारी जिंदगी अब संभल चुकी थी, घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। मैं अक्सर पापा को याद करती हूँ और सोचती हूँ कि उन्होंने खुद को क्यों इतना बर्बाद कर लिया। लेकिन अब हम सब सुकून से जी रहे हैं। मैं पापा के लिए दुआ करती हूँ और जब मेरी माँ खुश और संतुष्ट होती है, तो मैं भी खुशी महसूस करती हूँ। मैं अपनी पढ़ाई में भी लगी हुई हूँ और हमें किसी चीज की कमी नहीं होती। मैंने अपनी माँ को जिंदगी भर रोते हुए देखा था, लेकिन अब वो खुश रहती है, अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छा खाना खाती है और उसकी आंखों में अब सच्ची खुशी दिखाई देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसे अब मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ती।
और इससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारी पढ़ाई शुरू हो गई है। पापा कभी पढ़ाई के बारे में सोचते भी नहीं थे। शहर की जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। पहले हम रोज यही सोचकर सोते थे कि अगले दिन खाने को क्या मिलेगा, और अब हमारे घर में हर चीज मौजूद है। अब माँ सुबह सुबह जल्दी उठती थी, लेकिन किसी भारी काम के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वह अब घर को सजाना संवारना चाहती थी, जैसे कोई खुशहाल परिवार की देखभाल करता है। जो हाथ कभी मेहनत और मजदूरी की कड़ी थकान से सख्त हो गए थे, अब वही हाथ मेरी छोटी बहनों की चोटी सजाने में लगे थे। सरपंच अब हफ्ते में 2-3 बार मिलने आता था। वह हमारे साथ बैठकर चाय पीता, मन से बातें करता और कभी कभी मेरे स्कूल के कामों में भी दिलचस्पी लेता। वह कहता, बड़ी होकर तू कुछ बड़ा बन, पढ़ाई पूरी कर, फिर देखना दुनिया कैसे बदलती है। उसकी बातों में एक उम्मीद और विश्वास था, जो मुझे हिम्मत देता था। मेरी छोटी बहनें अब स्कूल में अच्छे से पढ़ रही थीं। उनके चेहरे से वो डर और चिंता पूरी तरह गायब हो चुकी थी जो पहले गांव में रहती थी। अब उनके पास रंग बिरंगे कपड़े, किताबें और खेलने के लिए भी वक्त था। मन को जब भी देखते, उसके चेहरे पर हमेशा एक खिलखिलाती मुस्कान होती, जो मैंने बहुत सालों बाद देखी थी। हमारा नया घर शहर की भीड़-भाड़ से थोड़ा दूर था, लेकिन वहाँ शांति का माहौल था। आसपास के लोग अच्छे और सम्मान देने वाले थे, जो हमारी इज्जत करते थे। माँ अब खुद को सिर्फ मेहनतकश औरत के रूप में नहीं, बल्कि समाज में एक सम्मानित पत्नी के तौर पर पेश करने लगी थी। भले ही उनके पास कानूनी कागज नहीं थे, पर मन से वे और सरपंच अब पति पत्नी बन चुके थे। एक दिन स्कूल से लौटते हुए मैंने माँ से पूछा, क्या आप सच में खुश हो? उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब मुझे डर नहीं रहता कि मेरी बेटियां भूखी सो जाएंगी या किसी का कुछ बिगड़ेगा। उस पल मैंने माँ को पहली बार इतना सुकून भरा देखा। अब वह मंदिर जाती, पड़ोसियों से मिलती जुलती और टीवी भी देखने लगी थी। माँ के अंदर अपने और अपनी किस्मत पर भरोसा जाग चुका था। सरपंच ने वादा किया था कि वह अपनी पहली पत्नी से सारे मसले साफ करेगा और फिर हमेशा हमारे साथ रहेगा। और उसने ये वादा निभाया भी। जब वह हमारे साथ रहने लगा तो माँ के दिल में एक नई ऊर्जा आई। अब वह अकेली नहीं थी, उसके पास एक ऐसा साथी था जो उसके आंसुओं को समझता था, उसके दर्द को महसूस करता था। उसने कहा था, तेरी जैसी औरत को तो रानी की तरह रखना चाहिए। मैं देर से सही, लेकिन अब तुझे सारा सुकून दूंगा। सरपंच का बेटा भी कभी कभी मिलने आता था। वह मेरी उम्र का था, पर हमारे बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। वह जानता था कि उसके पिता अब एक और घर में भी रहते हैं, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। अब जब भी मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो यकीन नहीं होता कि कभी हम इतनी मुश्किल हालत में थे। माँ की हिम्मत, सरपंच की मदद और अपने विश्वास ने हमें उस अंधकार से बाहर निकालकर यहाँ तक पहुँचाया है। एक दिन माँ ने मुझसे कहा, बेटा, कभी किसी आदमी पर पूरा भरोसा मत करना, लेकिन अगर कोई तुम्हारा दर्द समझे और तुम्हें इज्जत दे तो उसे नजरअंदाज मत करना। मैंने सिर हिलाकर उनकी बात को समझ लिया। अब मेरा सपना है कि मैं कॉलेज जाकर टीचर बनूं और उन बच्चों को पढ़ाऊं जो गरीबी और तकलीफ में जी रहे हैं, ताकि वे भी अपनी जिंदगी बदल सकें। हमारे पास अब सब कुछ है, एक घर, खाना, इज्जत और सबसे बड़ी बात, सुकून। माँ कहती है, अगर तुम्हारे पापा थोड़ी और समझदारी दिखाते तो आज वह भी हमारे साथ होते। मैं जानती हूँ माँ उन्हें अभी भी याद करती हैं, लेकिन अब आंसू नहीं बहाती, सिर्फ उनके लिए दुआ करती है कि जहाँ भी हो, खुश रहें। हमारी जिंदगी अब सुकून और इज्जत के साथ चल रही है। सरपंच हमारे लिए सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक मजबूत सहारा बन चुका है। लोग जो भी कहें, हमारे लिए वह वही इंसान है जिसने हमें अंधेरे से निकालकर उजाले की तरफ ले आया।